बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। मेरी तरह फ्लू का शिकार नहीं है और स्मोक का असर ज्यादा दिल पे नहीं ले बैठे। दिस इज इमरान हसन एंड सबसे आगे मैं आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आपको एंटरटेन करने के लिए और दुनिया भर में होने वाले हालात वाक़यात जो हैं उन पर अपडेट करने के लिए हम एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। नया दिन है, नया हफ्ता है और जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है ना तो मैं और इमरान कुछ डिस्कस करते हैं कि हमें किससे स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हमारे लिए डिस्कशन जो है वो ज़रूरी नहीं थी क्योंकि इमरान की हालत जो आज जब आके सलाम इन्होंने किया तो मैंने कहा ये शक्ल से तो इमरान लग रहे हैं लेकिन आवाज़ से कोई और लग रहा है। बाय द वे कैसे हैं आपका वीकेंड? तो फिर नहीं कुछ बहुत अच्छे नहीं है, आवाज़ से भी लग रहा है बहुत अच्छे नहीं है। थोड़ा आवाज़ में गुलाम अली साहब वाला टच भी आ रहा है और थोड़ा अमिताभ बच्चन वाला भी कुछ मिक्स चल रहा है ऐसा। दिस इज व्हाट स्मोक डज टू यू। उसके साथ साथ स्मोक एंड स्मोक इज लाइक जो हम आसपास देखते हैं। और बहरहाल इस पे हम बात करेंगे, ज़रूर इस पे बात करेंगे। आप सबको बेस्ट विशेज़ हैं, आप महफूज रहें, अपने आप को मास्क का इस्तेमाल करें, काफ़ी हेल्प करता है आपको। चले जी, आज का दिन कैसा रहेगा, किस शहर में कितना मौसम रहेगा, दर्जा हरारत क्या रहेगा, आपको पता ही, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात करते हैं जहां पर कम से कम रहेगा 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं लाहौर की। यहाँ पर कम से कम रहेगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद हम रुक करते हैं हमेशा कराची का जहाँ पर कम से कम रहेगा 23 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर फूलों का शहर, यहाँ पर कम से कम रहता है 14 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा जहाँ पर हमेशा सबसे कम होता है, यहाँ पर कम से कम जो है वो रहेगा 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मौसम की सिचुएशन ये है। आगे आप बताइए। मुल्क में जो कि आपने टेम्परेचर के हवाले से बताया तो रिवर्स गियर ऐसा लगता है सर्द मौसम को लग गया। बिलखुसूस जो बालाई इलाके हैं यहाँ पर अक्टूबर में आपको मालूम है स्नोफॉल होती है, वहाँ इस वक्त पतझड़ भी मुकम्मल नहीं हुआ, ये सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर सबसे ज़्यादा मुतासर नज़र आता है। इससे न सिर्फ जो फसलों की पैदावार है वो मुतासर हुई है बल्कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं और यहाँ के मुख्तलिफ जो रिहायशी हैं उनके सालाना औकात कार भी इससे मुतासर हो रहे हैं। और पिछले बरस अक्टूबर में जो बर्फ की चादर है अब नवंबर आने के बावजूद भी नहीं तनी है, वो बर्फ की चादर नजर नहीं। क्लाइमेट चेंज के असरात जो है वो नजर आना शुरू हो गए। नवंबर शुरू हो चुका है लेकिन वादी नीलम जो है वहां पर उसके समेत कश्मीर के दीगर इलाके जो है वहां पर बर्फ अभी तक नहीं पड़ी है। माहिरीन के मुताबिक ये 1-2 दिन की तब्दीली नहीं है। ये वही बात है जो मैं हमेशा शेयर कहती हूँ ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कोई भी एकदम नहीं होता। खैर थोड़ा सा गलत हो, कोई हादसा एकदम नहीं होता। खैर मौसमी सूरत हाल जो है वो बदल रही है जो कि तशवीशनाक है। इसकी एक और वजह जो है वो कश्मीर में जंगलात की कटाई बहुत ज्यादा है, बेहंगम तामीरात भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और मुल्क के बाकी इलाकों में मौसम कैसा रहेगा, दर्जा हरारत तो हमने बता दिए हैं लेकिन इसके असरात और क्या नज़र आ रहे हैं, इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की है और एक्सपर्ट को आपके सामने लेकर आते हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है या इसके साथ साथ दीगर फैक्टर्स भी हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नवंबर आ चुका है और ये वो महीना चंद साल पहले तक हम देखें तो अच्छी खासी सर्दी हो जाया करती थी। अब सर्दी तो दूर की बात है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती थी वो भी हमें नज़र नहीं आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए वैसे अक्टूबर और नवंबर में बारिशें कम ही होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज का जैसे आपने जिक्र किया तो उसकी वजह से जो ऑलरेडी इन दोनों महीनों की बारिशों की जो एक तरह से तनासब है एनुअल टोटल में या पोस्ट मानसून सीजन जो होता है सीजनल टोटल आप उसे कहें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो बहुत ही कम होता है इन दोनों महीनों का कंट्रीब्यूशन। तो वो जो रहा सा मतलब कम कंट्रीब्यूशन होता है उसमें और कमी आने लगी है पिछले चंद सालों से, यानी बहुत कम बारिशें होती हैं। वो उसको जाहिर है हम क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हैं और उसी के बायस जाहिर है कि ये फॉग और स्मोक वाला जो फिनोमेना है ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। आसमान बिल्कुल क्लियर रहता है और रात में हल्की सी फुनकी जब होती है और पोल्यूटेंट्स बिल्कुल आपकी ना अर्थ के उसके ज़मीन के सरफेस के बिल्कुल करीब करीब रहते हैं। विंड काम होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मिक्स नहीं हो सकते, ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। खैर अभी एक हल्का सा स्पेल एक आया है, कल केपी के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, सैदो शरीफ में और कालाम और गिरदनवा में, मालम जब्बा वगैरह में, यानी मालाकंड डिवीजन और सवात डिस्ट्रिक्ट उसमें कह लें, उन एरियाज़ में आज भी इम्कान होगा वहाँ पर बारिश का। कोई कहीं हल्की है, कहीं दरमियानी बारिश है। इसी तरह से जीबी के कुछ इलाकों में है,
गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद एक इलाकों में हल्की सी, यानी वो जो कल शुरू हुआ था वो आज तक या कल रात गए तक या कल सुबह तक ये स्पेल है। कहीं पर लाइट रेन है, कहीं पर मॉडरेट रेन है। फराज साहब, ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं, ये तब्दीली हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है आती है देर तक रहती है, ठंड देर से आती है, ठीक है, तो इसके आप कोई असरात भी देख रहे हैं कि कोई डिज़ास्टर्स असरात भी हो सकते हैं, या फिर अब कुछ ऐसा किया जा सकता है, ऐसे इक़दाम उठाए जा सकते हैं जिससे इसको यहीं पर रोका जा सके? देखिए, इक़दामात ज़ाहिर है अब चेंज होती है क्लाइमेट को, तो वो तो एक पूरा मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर, जैसे अभी इत्तेफाक से आज से शुरू हो रही है वो बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है हर साल, तो उसमें क्लाइमेट चेंज के बढ़ते हुए असरात या एडवर्स इफेक्ट्स को रोकने के लिए एक तरह से गुफ्त शनीद होती है, उसमें वादे वईद होते हैं, अल्लाह करे उन पर अमल दरामद भी हो। उसका एक ही तरीका है, जैसे उसमें तय होती हैं चीज़ें कि जी फॉसिल फ्यूल और जो आपकी नेचुरल गैस और कोयला। अच्छा सर, क्विकली जरा बताइएगा, फिर हमने जरा अपडेट भी लेनी है, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मुल्तान पोल्यूटेड शहरों के अंदर स्मोक वगैरह को लेकर नंबर 1 पे आ गया। ये साउथ पंजाब का है और इलाका है, और हम ये देख रहे हैं कि ये फिनोमिनन फैल रहा है। क्या स्मोक विद द टाइम या विद द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ट्रैवल भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह? इसके ट्रैवल करने के कौन से ऐसे क्या इम्कानात हो सकते हैं, क्या मुहरिकात हो सकते हैं? थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए, और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पूरे मुल्क में भी खुदा ना खास्ता उसको भी मुतासिर कर सकता है स्मोक फिनोमिनन? ये ट्रैवल क्यों कर रहा है? देखिए, ट्रैवल तो मतलब एक जगह वाला फिनोमेना दूसरी जगह नहीं जाता यूजुअली, चूंकि मैंने आपको बताया कि विंड अमूमन काम होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट नहीं करता, लेकिन बिल्कुल खुश्क मौसम होने की वजह से ना और बारिशें ना होने की वजह से एक तरह से ये सीज़न ऐसा होता है, इसमें ग्रेजुअली यानी रात का टेम्परेचर जब गिर जाता है तो जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है, कुछ जगहों पर तो ये फॉग होती है, मतलब प्योर फॉग, वो तो एक तरह से ना आर्जी फिनोमेना होता है कि रात गए फॉग हुई और सूरज चढ़ते ही कोई 1-2 घंटे बाद फिर छट गई, फिर वेदर क्लियर हो जाता है। उस दौरान में अगर एयर क्वालिटी ज़ाहिर ख़राब हो जाती है, लेकिन जो लाहौर, गुजरांवाला और गिरदनवा का जो इलाका है, फैसलाबाद हो गया और नीचे साहिवाल तक कह लें या ऊपर उस तक, उन इलाकों में ये फिनोमेना मुस्तकिल हो जाता है इन दिनों में। और उसकी मेन वजह तो जाहिर है कि पोल्यूशन, आपकी ट्रांसपोर्ट की भी पैदा करदा पोल्यूशन और आपकी इंडस्ट्रीज की पैदा करदा पोल्यूशन, और दूसरा जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू जलाया जाता है और फिर कोयले और इसका नेचुरल गैस का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें एक तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें। इनका मतलब ये कि आप कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे करेंगे तो जब भी इस फिनोमेना की शिद्दत में कमी नहीं जा सकती। इस्लामाबाद में गर्द देखते हैं, हमें मागला हिल्स नजर नहीं आती सुबह, मैं मुसलसल इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और शायद ये फिनोमेना इतना ज्यादा कॉमन पहले नहीं देखा है। इज इट फोग और स्मोक, व्हाट वी कॉल इट? देखिए, वो उस वहाँ की जो जैसे कहते हैं ना एमिशंस की मेरे सामने नहीं है कंट्रीब्यूशन, यानी किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। लाहौर की हद तक तो मैंने एक एफएओ की रिपोर्ट एक देखी, और एक अर्बन यूनिट लाहौर के उसमें है, एक अर्बन यूनिट एक बॉडी है उनकी भी, तो उन्होंने मैक्सिमम जो है ना, यानी एफएओ की रिपोर्ट के मुताबिक 43% उसमें ट्रांसपोर्ट की इमिशन है, ट्रांसपोर्ट की वजह से, और जो आपकी आउटडेटेड गाड़ियाँ होती हैं, नाकारा फ्यूल इस्तेमाल एक तरह से होता है, तो ये सब मिलाकर, और इसी तरह से इंडस्ट्रीज की, यानी ये दोनों मिलकर 68-70% तो यही हो जाता है। तो अब अच्छा सरदार सरफराज साहब, जल्दी से क्विकली अगर आप बता दें कि बारिश कब तक मुतवक्के है, क्योंकि बारिश आपको पता है स्मोक के लिए बड़ी ज़रूरी भी हो जाती है, और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि आज अगर बारिश नहीं होती तो फिर क्लाउड सीडिंग की जाएगी। इस्लामाबाद में भी पेशगोई की गई थी कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई है। ये वाले एरियाज़ के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, यहाँ पर बारिश कब तक मुतवक्के है? देखिए, जो एक हल्का सा स्पेल, जैसे मैं जिक्र शुरू में बताया था ना कि केपी में बारिश हुई है कल, और कश्मीर उसमें गिलगित बल्तिस्तान में, ये दोनों जगहों पर हुई है, हल्की फुल्की हुई है, कहीं पर दरमियानी हुई है, एक आध जगह पर स्वात की तरफ। तो आज भी इम्कान है, वही इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के नॉर्थ में इम्कान है। नीचे कुछ बादल आ सकते हैं लाहौर और गिरदनवा में, लेकिन ऐसा कोई खास बारिश का इम्कान नहीं है। हाँ, ये 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद एक स्पेल आएगा, 14 नवंबर, 14, 15, 16, उसमें अच्छी बारिश है, पहाड़ों पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इंशाल्लाह। जब भी हम आपको मदू करते हैं, आप तशरीफ लाते हैं। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद थे। 14-15 नवंबर को एक्सपेक्टेड है बारिश, फिल वक्त नहीं है। एंड इस्लामाबाद में फिनोमेनन क्या है इसको भी कैलकुलेट करना बाकी है, लेकिन स्मोक है सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में, और बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे मुल्तान जो है वो नंबर 1 पर है, और इसको मैं चेक कर रही थी, 900 पॉइंट से ऊपर इसका नंबर है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। लाहौर दूसरे नंबर पर है, पेशावर का तीसरा नंबर है, और इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो है यहाँ पर भी स्मोक के
ले रहे हैं। वो जो आप पूछ रहे थे ना स्मॉग है या फॉग है, ये स्मॉग ही है। फिजाई आलूदगी जो है इसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में बहुत मसला हो रहा है, आंखों में जलन भी है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में मार्केट्स आज से रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। तमाम खेलों समेत आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और नोटिफिकेशन ये बताता है कि इस फैसले का इत्तलाक जो है वो 17 नवंबर तक होगा। हम मुल्तान का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सरदार अली मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि मुल्तान की इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि पहले नंबर पर है। बताइएगा सरदार अली, मुल्तान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लोग जो है थोड़ी एहतियात बरत रहे हैं इस स्मॉग के सीज़न में? जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरी परेशान हैं और उसकी बड़ी वजह फ़िज़ा का आलूदा होना है। मुल्तान शहर उसके गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से न सिर्फ शहरियों के मामूलात की बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से निश्तर हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से शहरी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इसके साथ साथ चेस्ट के इन्फेक्शन में मुब्तला होकर रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी बिना पर डॉक्टर्स हज़रात ने शहरियों से ख़ुसूसी अपील की है कि वो जब भी घरों से बाहर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। यही वजह है कि मुल्तान जो है वो पंजाब के उन 4 डिवीजन्स में शामिल है जहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया भी स्मोक के तदारुक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान न सिर्फ रिवायती अंदाज में चलने वाले जो भट्टा जाते हैं 10 से ज़ायद उनको मिसमार किया गया है, बल्कि भारी भरकम जुर्माने भी किए गए हैं। इसके साथ साथ 7 से ज़ायद जो फैक्ट्रियाँ और जो सनती यूनिट्स हैं उनको भी बंद किया गया है और भारी भरकम जुर्माने किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु का मजीद ये भी कहना था कि मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है ताकि जो फ़िज़ाई आलूदगी के बड़े मुज़र असरात हैं उनको किसी हद तक कम किया जा सके। डॉक्टर हज़रात ने शहरियों से अपील की है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करें। ठीक है सरदार, बहुत अच्छे से आपने आगाह किया और हम देख भी सकते हैं, अगर स्क्रीन पे आप देखें तलहा के पीछे कितना धुआं हमें नजर आ रहा है, स्मोक लाइक अब तो सड़कों के ऊपर नजर आती है। और सरदार अली हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, चूंकि अब हम इस पे बात करें तो इस वक्त हमारे साथ तलहा भी हैं, तलहा से भी जरा अपडेट ले लेते हैं, चूंकि ये तो इतना खतरनाक हो रहा है। द वर्स्ट पार्ट है कि इस वक्त सड़कों के ऊपर भी आपके लिए चलना मुहाल। अच्छा, मैं सबसे पहले हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो ड्राइवर्स हैं, तमाम लोग जो इस वक्त फील्ड के अंदर जाके काम कर रहे हैं उनको सलाम पेश करना चाहूंगी, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपको घर से नहीं निकलना, डॉक्टर्स भी मना करते हैं, लेकिन जब आपकी नौकरी इस तरह की हो आपको जाना ही पड़े, आपको लोगों को अपडेट करना है, तो भाई सलाम है आप लोगों को। तलत, आपकी तरफ आती हूँ मैं, लाहौर की सिचुएशन बताइएगा जरा, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं लाहौर में? दूसरा नंबर है आज लाहौर का, छुट्टियां भी दे दी गई हैं बच्चों को स्कूल से। जी बिल्कुल, मैं लाहौर से तलहा सईद हूँ और अगर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो लाहौर के अंदर इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो लाहौर को घेरे हुए है और लाहौर में 541 एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें लाहौर के सबसे ज़्यादा आलूदा इलाके की तो लाहौर का जो इलाका गुलबर्ग है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त सबसे ज़्यादा है, 782 AQI रिकॉर्ड किया गया है। अस्पतालों के अंदर भी आए रोज़ जो केसेस हैं उनकी तादाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और अगर रवा माह के पहले 10 रोज़ की ही बात की जाए तो पहले 10 रोज़ के दौरान 32,000 से ज़ायद केसेस लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर स्मोक के बायस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अंदर निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों का शिकार लोग जो हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि इसके साथ ही साथ ख़राब गला के केसेस भी जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ आँखों के इन्फेक्शन के केसेस जो हैं उनकी तादाद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने के अंदर आ रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इन तमाम बीमारियों के अगर केसेस का डाटा को स्टडी किया जाए तो गुज़िश्ता माह जितने केसेस इन बीमारियों के रिपोर्ट हुए थे तो तलहा ये बताइए ना कि ये क्लाउड सीडिंग, क्योंकि अभी हमने अपडेट भी लिया है, अभी 4 से 5 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, तो क्लाउड सीडिंग की बात की गई थी कि वो की जाएगी, ये कब तक हो रही है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि अगर आज भी जो है वो किसी भी तरह का कोई बारिशी सिलसिला जो है वो लाहौर का रुख नहीं करता है, कोई बारिश बरसाने वाले बादल जो हैं वो लाहौर की जानिब आते दिखाई नहीं देते, तो आज या कल के अंदर जो है वो क्लाउड सीडिंग की जाएगी। गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ और भी इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, जैसा कि गुज़िश्ता रात ही एक लेट नाइट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक तमाम की तमाम मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करवाने के अहकाम जारी किए गए। संडे को तमाम कमर्शियल मुकामात जो हैं उनको बंद रखने के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए। शहर के अंदर जुमा और इतवार के रोज़ पहले ही हैवी ट्रैफिक के दाखिले के ऊपर पाबंदी जो है वो
आयद है। तमाम के तमाम स्कूल्स के अंदर भी छुट्टियां दी गई। उसके साथ ही साथ जितने भी शहर के तफरीही मुकामात हैं, पार्क्स हैं, उनको भी बंद करवाया गया। चिड़ियाघर के भी लाहौर को जो है उसको बंद करवा दिया गया। आपको प्रैक्टिकली इसका मतलब है कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट होती नजर आ रही हैं। तला ठीक है, तला आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपना भी ख्याल रखिए और तमाम लाहौरियों से खास तौर पे आप लोग जब भी ऐसा कोई चैलेंज आता है, आप बजाय इसके कि अपना ख्याल रखें, आप मजीद एडवेंचर करने निकल जाता है। वी नो योर नेचर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपनी सेहत के साथ और नेचर के साथ कम से कम आपने कोई ऐसा मजाक नहीं करना है। मास्क पहनिए, कोशिश करें घर से निकलना लाजमी नहीं है तो ना निकलिए, और बच्चों और बुजुर्गों के तो बिल्कुल भी मत निकालिए, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में भी इतना रश बन जाएगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तो आई थिंक इट विल बी रियली हार्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे ख्याल से इमरान जो कहना चाह रही है ना कि बच्चों की छुट्टी है तो आपने पिकनिक पे नहीं निकल जाना, घर में रहना है, घर में रहना, छतों पे भी नहीं जाना। वो जो पतंगबाजी करने के लिए अब तो खैर पतंगबाजी, लेकिन आपने घर के अंदर जो भी करना है ना, घर के अंदर रह के करना है। लेकिन घर के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा बुरा हुआ हमने, घर के अंदर उनके साथ बुरा हुआ। मैंने कहा हमने एहतमाम भी तो करके दिया था कि क्रिकेट सीरीज आ जाए इस सारे सिनेरियो में, ताकि लोग घर बैठ के क्रिकेट देखें। वो भी वनडे खत्म हो गए, T20 आने के बाद। भाई शुरू में हमने जिक्र किया था, पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, 22 साल का तवील इंतजार, और बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स उस वक्त दुनिया में भी नहीं आए थे जब हमने लास्ट सीरीज जीती थी। लेकिन इस टीम ने रिजवान की क़यादत में, आपको याद है जब रिजवान कैप्टन बने थे मैंने क्या कहा था? इट्स अ गुड डिसीजन, एंड आई सपोर्टेड, आई ऑलवेज सपोर्टेड। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ रिजवान, ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। एंड आई बिलीव कि आने वाले वक्त में मजीद ऐसे अच्छे डिसीजंस, क्रिकेट को तो कैप्टन्स गेम कहा जाता है ना, क्रिकेट को कहा जाता है कैप्टन गेम है, उसके डिसीजंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। पर्थ के मैदान में पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग और मजबूत बैटिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गया और ये सीरीज अपने नाम की। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर यासिर हमीद साहब, उनसे इस बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जरा हम क्या कहते सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान के इस विन को। यासिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी, इस पर आप क्या कहेंगे, और रिजवान की कैप्टनसी, जिस तरह के उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, आपका क्या टेक है इस पे? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन दोनों ही काम ऐसे हुए हैं, बॉलिंग और कैप्टनसी, ये दोनों ही की फैक्टर थे जो कि पाकिस्तान की सीरीज जीते हैं। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने टोटल 5 सीरीजें जीती हैं और उसमें 5 सीरीजें खेली हैं, उसमें 3 हारे हैं और 2 जीते हैं। 2 इससे पहली वाली जो थी 22 साल पहले जीती थी, वो भी बॉलिंग की वजह से जीती। तो बॉलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है वहाँ पे कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी फंस जाती है बाउंसी ट्रैक पे। तो जिस तरह हम लोगों ने बॉलिंग करवाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इसमें ऐसा जो सबसे बड़ा ऑब्वियसली जो क्रेडिट जाता है वो बॉलर्स को तो जाता ही जाता है, लेकिन कैप्टन ने किस तरह यूटिलाइज किया अपने बॉलर्स को, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जो टर्निंग पॉइंट था इस सीरीज को इतनी आसानी से जीतने का। और क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली टीम वर्क, यूनिटी और एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो थी वो बहुत अच्छी थी। बॉलर्स ने लाइन और लेंथ पे बॉल किए। अगर आप पहले मैच में देखें तो जो रिदम बन गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग का, उस रिदम से ही उसको कैरी ऑन किया, उस मोमेंटम को कैरी ऑन किया। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बाइंडिंग जो है ना, ये जो होती है टीम की, जो बाइंडिंग होती है इन बिटवीन द ऑफ डेज भी और फिर प्रैक्टिस सेशंस में, ये सारी चीजें जो है ना मिल के फिर आपको मैच में रिजल्ट देती हैं। वो हमें यासिर, हम पाकिस्तान के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आपकी भी बड़ी मोहब्बत रही है व्हाइल यू वर प्लेइंग। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा नहीं खेलता था और अपने घर के अंदर ऐसे कभी कोलैप्स करते हमने देखा नहीं। यानी कि हारना तो चले, ऑब्वियस एक जीता एक हारता है, लेकिन ये बड़ी वन साइडेड विक्ट्रीज थी हमारी जो हमने 2 ली, और पहला भी मैच हमने अच्छा ही खेला, डिफेंड करे थे जब हम 203 204 को। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या हुआ, इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 ये है कि ऑब्वियसली वो जब अपने घर में खेलते हैं तो बहुत ज्यादा, वैसे भी वो हर जगह शेरों की तरह खेलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जब अपने घर में खेलते हैं तो सही वाकई शेरों की तरह खेलते हैं और बिल्कुल उठने नहीं देते अगली टीम को। लेकिन इस दफा जो ऑस्ट्रेलिया का प्लान है ना, वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उनकी बैटिंग भी उस तरह क्लिक नहीं की जिस तरह की वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिन बैटर्स को उन्होंने खिलाया, ओपनर, उसका नाम बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं आता, जो स्टीव स्मिथ की तरह उसका बैटिंग स्टांस है, वो आईपीएल शायद खेल के वहां पे रन किए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है ना, वो इट्स वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, ठीक है। अगर आप देखें शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्म दोनों स्विंग करते हैं, ट्रैप करते हैं। जब आपका जो खब्बा बॉलर होता है वो अगर दोनों स्विंग कर सके
और उसके पास अंदर वाले बॉल का कंट्रोल और वो बाहर भी निकाल सके, तो बैट्समैन जो है वो डरा रहता है कि यार मुझे किसी वक्त भी बाहर निकाल सकता है ये बॉल। तो एक तो शाहीन वाज स्पॉट ऑन, थोड़ा सा मुझे नसीम शाह की लग रही थी अभी उस तरह बॉडी, जिस तरह 100% उसकी बॉडी नहीं लग रही थी, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो एक्स फैक्टर था हमारी बॉलिंग में वो था हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने, देखिए हारिस रऊफ की जो क्वालिटी है वो ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर एवरीवेयर जहां पे वो खेलता है, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, पाकिस्तान के लिए T20 हो या वनडे हो, उसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर। उसको इस बार उस चीज का जो अपनी एबिलिटी है वो नजर आ रही थी कि मेरे में ये एबिलिटी है और मैं ये कर सकता हूँ, उसने किया। तो इसमें देखिए मैं सबसे जो बड़ा जो क्रेडिट देता हूँ, जो प्रेशर बिल्ड हुआ है ना वो कप्तान की और बॉलर्स की जो कोऑर्डिनेशन है उससे हुआ है। उसमें बैट्समैन फंस जाते हैं, ऑब्वियसली आपके पीछे कीपर खड़ा है। MS धोनी की मैं आपको मिसाल दूंगा, वो एक सक्सेसफुल कैप्टन गुजरे हैं। सरफराज अहमद रिसेंट टाइम्स में सक्सेसफुल कैप्टन गुजरे हैं। मोइन खान एक सक्सेसफुल कैप्टन गुजरे हैं। राशिद लतीफ वाज अ वेरी गुड कैप्टन। और रिजवान ने अपना आगाज जो किया है यासिर, वो फातिहाना आगाज किया अपनी कैप्टनसी का, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, एक और अहम मामला जो है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें भारत ने आने से इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, और ICC ने जो है मेल भी कर दिया कि BCCI ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे। अभी मैं देख रही थी टिकर्स भी चल रहे हैं कि PCB चाह रहा था कि पहले विफाकी हुकूमत का स्टांस ले ले कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। विफाकी हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि अगर भारत नहीं आता है पाकिस्तान तो उसकी जगह किसी और टीम को बुलाया जा सकता है। ऐसे में श्रीलंका के चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि वो नंबर 8 पर, वेस्ट इंडीज के भी हो सकते हैं। आप की इस पर टेक, और यू थिंक कि ये सही तरीका है भारत को जवाब देने का? इट वाज द नीड ऑफ द आवर कि भारत को इस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि हर मर्तबा भारत का यही है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये जवाब जो दिया है, आई स्टैंड विद दिस डिसीजन। हमारी पूरी कौम खड़ी है। देखिए हमने बारहा हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, प्लेयर्स ने, हर किसी ने ये उनको दावत दी कि आप आए। बड़े तरीके से हम उनके साथ सोशल मीडिया पे भी जब इंटरेक्शन होती है, कभी हमने इस तरह नहीं फील किया कि यार फील करवाया कि ऐसी कोई बात है। हमने हमेशा उनको वेलकम के जेस्चर्स दिए। लेकिन ये मतलब इतना रिजिड स्टांस पे भारत क्यों खड़ा है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। कि अगर वो उनके कबड्डी के प्लेयर आ सकते हैं, अभी भी मार्शल आर्ट के प्लेयर्स उनके कराची में बैठे, रात को मैं देख रहा था कोई न्यूज चैनल पे आए हुए थे, किसी शो में आए हुए थे। बाकी टीमों के आते हैं, बाकी जो आते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आया है, ठीक है, तो इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट की पोजीशन होल्डर, ठीक है, वो यहाँ पे आए SCO में, ठीक है, और उसके बाद आप अपने प्लेयर्स को नहीं भिजवा रहे, तो मतलब ये तो एक बायस क्लियरली नजर आ रहा है, मैलाफाइटी नजर आ रही है ना आपकी। और उसको फिर जस्टिफाई करें आप, इंटरनेशनली आके बताएं क्यों नहीं आ रहे, आप खुल के बोले क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, वो बताएं। यासिर, ऐसा लगता है कि नीयत की खराबी है और इसके अलावा तो कुछ नहीं लगता। और क्रिकेट गेम को स्पॉइल करने की एक चाल है, इसको पॉलिटिसाइज करने की एक चाल है। और अब तो पाकिस्तान ने शायद ऑस्ट्रेलिया को जी मोनोपोली है वो उसको कायम रखना चाह रहे हैं इंटरनेशनली। इस तरह नहीं होगा भाई, इस तरह नहीं होगा, आप इस तरह नहीं कर सकते। इसका ICC का क्या स्टांस होगा यहाँ पे, उनको न्यूट्रल हो गए। लेकिन अब यासिर ICC जो है उसके अंदर अब हम भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो हम देख रहे हैं, 1 दिसंबर से जय शाह जो हैं वो भी चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले हैं, तो हमें मजीद इन्फ्लुएंस भारत का नजर आएगा। आपको याद है जय शाह के आने के बाद ही ज्यादा जो है इस तरह की खबरें आई थी कि भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं और भारत का पाकिस्तान आना उसमें मसला होता है। यासिर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें एक ब्रेक लेनी है, जब हम वापस आएंगे तो इसी एक इशू के ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आता है या नहीं आता। वैसे तो उसने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का अब स्टांस क्या होने वाला है, क्या वाकई में इतना रिजिड स्टांस पाकिस्तान को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? We'll have a doctor to talk about it, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब से कोशिश करेंगे कनेक्ट करें, उनसे जरा बात करें क्योंकि वो इंडियन साइड को भी बहुत बेहतर समझते हैं और पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली समझते हैं। एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से और अब क्रिकेट का वो मौजू इसको हमने टच किया, इस पर सबसे ज़्यादा आपकी दिलचस्पी है। मेरे लिए कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं था जब ये खबर आई आयशा कि इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, बिकॉज देयर आर सर्टन रीजंस जिसको बेस बनाकर वो हमेशा ये करते हैं। और माशाल्लाह अगर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी क्रिकेट की तो सबसे ज़्यादा किसी मुल्क के ऊपर जो लिखने वाला इल्ज़ाम लिखेगा कि उसने क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है उसको पोलिटिसाइज किया, तो ये सेहरा भी भारत के और भारत की हुकूमत के गले जाएगा और क्रिकेट को ख़राब
करने का जो सेहरा है ना उनके गले जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। हुकूमती ज़राए जो हैं वो अब ये बता रहे हैं कि भारतीय हठधर्मी का भरपूर जवाब दिया जाएगा और ये ज़रूरी है कि उनको जवाब दिया जाना चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन कर लिया। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी अपने इस प्रोग्राम में। और अगेन जो इमरान बात कर रहे थे, कोई सरप्राइजिंग नहीं है भारत का इस तरह से जवाब देना, लेकिन पाकिस्तान अब जो एक रिजिड स्टांस ले रहा है, ये सरप्राइजिंग आपको लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर आयशा और इमरान, आपको जो रिजिड स्टांस पाकिस्तान को लेना चाहिए था, पाकिस्तान ने पिछले साल भी नरमी दिखाई जो 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है और इसकी जो व्यूअरशिप है, उसकी जो फाइनेंशियल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत जबरदस्त है। यानी कि दुनिया के अगर दीगर ममालिक के मैचेस एक तरफ और पाकिस्तान और भारत का मैच एक तरफ, तो पिछले साल पाकिस्तान चला गया था वर्ल्ड कप खेलने 50 ओवर्स का, लेकिन अब जो भारत ने, जिस तरह इमरान कह रहे थे, वाकई में ये हठधर्मी है क्रिकेट के साथ सियासत को जोड़ना। और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारतीय जनता पार्टी की भारत में, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते और उसकी वजह से वो हर दफा हमें लॉलीपॉप देते हैं कि जनाब आप आ जाइए, अगले साल हम आ जाएंगे। उन्होंने गुज़िश्ता साल भी यही बातचीत हुई थी कि आप आइए, अगले साल भारत आएगा, लेकिन आखिरी लम्हे पर जबकि सिर्फ 2-3 महीने 100 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में, भारत का इस तरीके से विड्रॉ होना पाकिस्तान को एक तो जिक पहुंचाता ही है, लेकिन पाकिस्तान को वो फाइनेंशियली भी जो है ना वो बिल्कुल तनहा करना चाहता है, लॉस में डालना चाहता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान भारत की टीमों का मुकाबला न दिख सके। तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। अब हुकूमत अपने स्टैंड पर कायम रहे, क्योंकि आईसीसी अब इन्वॉल्व होगा। आईसीसी वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो शेर है कि जिसने सिर्फ खाल पहनी हुई है ना। मैं यही आपसे पूछने लगा था कि जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ICC, it doesn't look like इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनीमोर, इसका फिर क्या रोल है? ये कहाँ स्टैंड करता है सारे तनाज़े के अंदर? इसका रोल एक पोस्ट ऑफिस का इमरान के बस वहां से चीजें आई और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। वो ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है और बिला वजह के लिए और सिर्फ सर्कस का शेर है जिसे भारत नचाता है। जो आईसीसी है उसे भारत अपने पैसे के जोम पर नचा रहा है कि हमारे पास बड़े स्पॉन्सर्स हैं, सब कुछ हम फाइनेंस कर रहे हैं। आईसीसी को गोरों को तनख्वाहें मिल रही है, उनको मिलाया हुआ है। अभी इन्होंने न्यूजीलैंड के जो ग्रेगरी बार्कले को चेयरमैन बनाया हुआ था, अब जय शाह बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी को भी स्टैंड लेना चाहिए। आईसीसी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, सो रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि वो भारत को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान इसको जो स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल कोर्ट है उसके अंदर भी लेके जा सकता है इस मसले को। हाँ, ये कहा तो गया है, लेकिन अभी तो फिलहाल आईसीसी क्या एक्शन लेता है, जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की इमरान, पहले तो उसके पास जाना चाहिए ना, वो क्या एक्शन लेती है। जब वहां से मायूस हो जाए, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब वो आलमी सालिसी अदालत में जो स्विट्जरलैंड में खेलों की वहां जाएगा। लेकिन इससे पहले भी भारत ने जिक्र किया है, आपको याद होगा कि नजम सेठी साहब, शहरयार खान मुंबई गए थे, सेठी साहब तो पिछले रास्ते से निकल लिए, फिर शहरयार खान वहां थे। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रवैया बड़ा अफसोसनाक था और जो साइन किए थे पाकिस्तान ने, उस पर पाकिस्तान को डैमेज देना पड़ा था जो अदालत में केस चला था। तो मेरे ख्याल में अभी ये इंतहा होगी आलमी सालिसी अदालत में जाना, ये एक्सट्रीम होगा। पहले तो आईसीसी इस मामले को कैसे टैकल करती है। अब बेग साहब, फोर्स मेजोर की बात की जा रही है कि उसको बेस बना के भारत जो है कहेगा कि हम नहीं आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस फोर्स मेजोर के बारे में बता दीजिए कि ये जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन की ये जो एक क्लॉज है, ये क्या है और इससे पहले भी भारत इस्तेमाल करता रहा है इसको पाकिस्तान ना आने के लिए। देखिए आयशा, इसमें यह है कि जो मुल्क भी अगर कोई ना खेलने की कोई जेन्युइन रीजन देता है और आईसीसी को भेजता है कि जनाब ये हमारे खदशात हैं और इन खदशात की बुनियाद पर हम नहीं जा रहे, भारत ने सिक्योरिटी का बहाना बनाया है कि सिक्योरिटी की बेसिस पर, तो फिर उस सूरत में आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ये लिखेगा कि हमारी हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व है। अगर बीसीसीआई इन्वॉल्व होता तब आईसीसी कुछ करता, लेकिन चूंकि वो अपनी हुकूमत के ताबे है, वो कहते हैं हमारी तो हुकूमत जो है वो नहीं चाहती, सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो फिर ये स्पोर्ट्स मेजोर जो है वो आता है और आईसीसी उस सूरत में कुछ या तो हाइब्रिड मॉडल पर हो जिसके लिए पाकिस्तान कतन तैयार नहीं, या फिर
पूरा टूर्नामेंट कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और पाकिस्तान के पास मेजबानी रहे। तो मेरे ख्याल में ये सारे मामलात हैं। आईसीसी जो है बिल्कुल वो जिसे कहते हैं उज़्व मुअत्तल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ भारत के इशारे पे जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड क्रंची एनालिसिस जो हमारे सामने पहुंचा है। बिल्कुल, एक तो मेरे साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्टिक करना चाहिए इस स्ट्रिक्ट एक्शन के ऊपर। और पहले भी मुझे लगता है कि जब हम 50 ओवर्स खेलने के लिए गए थे, हमने एक अच्छा जेस्चर दिखा दिया था, लेकिन नहीं दिखाना चाहिए। 4 दफा जा चुके हैं, 2011 में, 2013 में, 16 में और अब 23 में भी जा चुके हैं। मतलब कितनी मर्तबा, कब तक बर्दाश्त करें? तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है और ये जरूरी भी है इस पर स्टिक करना, जैसा कि मिर्जा इकबाल बेग साहब कह रहे थे। अभी देखना है ना कि क्या किसी मसलियत का शिकार ना हो जाए हमारा क्रिकेट बोर्ड, हाइब्रिड मॉडल पे ना चला जाए या और मुंतकिल करने पे। फिल वक्त तो मोहसिन नकवी है सेट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और पिछले काफी अरसे से वो कहते आ रहे हैं। सो लेट्स सी, जो भी इस पे डेवलपमेंट होती है आपको जरूर बताएंगे। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट्स डेली होती रहती हैं, वो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर है। उसका की प्लेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका एहतजाज, जाहिर बात है वो इस वक्त एक बार फिर एहतजाज का मौसम हमारे शहर में उतरा, फिर एहतजाज का मौसम ऐसी सूरत हाल है। धरने का मौसम शुरू होने जा रहा है ऐसा लगता है। पीटीआई ने रवा माह के अंदर दोबारा से एक कॉल दी थी, आपको हमने बताया था, बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। सवाबी जलसे में जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर काफ़ी पुरजोश नजर आए एज यूजुअल, और वही बातें करते नजर आए जो पहले वो करते हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने ये कहा कि इस मरतबा जब हम घरों से निकलेंगे ना, तो उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवाते। जबकि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब किया था और उन्होंने ये कहा कि वो 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में भी बता देते हैं। उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन में मुसावी नुमाइंदगी ना देने पर एहतजाज किया है और जुडिशल कमीशन से अपना नाम जो है वो उन्होंने वापस ले लिया है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो मौजूद हैं। उनसे पहले जरा जान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सवाबी जलसे के बारे में ज़रा बताइएगा, आप क्या समझते हैं कितना कामयाब रहा ये, और जो आप चाह रहे थे कि जो आपको मकासद हासिल हो इससे, जितने लोग यहाँ पर आने चाहिए थे, आपको लगता है वो आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जरगा था और काफ़ी कामयाब रहा, क्योंकि आपको पता है जरगे में बड़े मखसूस लोगों को बुलाया जाता है। इस तरह कोई कैंपेन नहीं थी कि हमने MPAs MNAs को कहा था कि आप अपने हलकों के लोगों को लेकर आए। ये सिर्फ पेशावर और सवाबी के लोग थे और नौशेरा, इसमें पूरा सूबा शामिल नहीं था। सिर्फ वहाँ से लीडरशिप आई है, जैसे पंजाब से कुछ लीडरशिप आई, कुछ बलूचिस्तान से, कुछ सिंध से, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से भी लीडरशिप ने शिरकत की है। तो ये बहुत बड़ा कामयाब जरगा था और पीटीआई का यही खासा है कि उनके वर्कर कभी मायूस नहीं होते हैं। जरगे ने क्या फैसला क्या किया है शौकत भाई? देखिए, फैसला जो है ना वो तो लोगों को सिर्फ एतमाद में लेना था। जरगे के बाद एक फैसला भी होता है ना, इसलिए मैंने पूछा। जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी फैसला तो जाहिर है इमरान खान जो है वो इस दफा काल वो खुद देंगे और उन्होंने कहा कि मैं काल दूंगा, उसके लिए सिर्फ आप तैयारी कर लें। तो लोगों को एतमाद में लेना था और एतमाद में ये लिया गया है कि अगर हम घर से निकलेंगे इस दफा तो आप घर में बता के आना कि मैं जेल भी जा सकता हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब ये कि वो चीज नहीं है कि हम जाके हम कहें कि जी 2 दिन हमने स्ट्रगल की और तीसरे दिन वापस, ये नहीं होगा। ये हमने ट्रेनिंग हासिल करनी थी वो कर ली। तो शौकत साहब, गंडापुर साहब इस मरतबा तो गायब नहीं होंगे, क्योंकि फिर 2 दिन तक यही चलता रहता है कि गंडापुर साहब गायब हो गए हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए। देखें, गंडापुर साहब पहले भी गायब नहीं होना चाहते थे और ना गायब हुए इस तरह। देखें, वो एक प्लानिंग थी जो हुकूमत अपनी प्लानिंग करती है, पीटीआई अपनी प्लानिंग करती है। आपको पता है कि पीटीआई की प्लानिंग बड़ी ठीक ठाक होती है। अमीन गंडापुर साहब को यही कहा गया था कि आपने हर सूरत डी चौक पहुंच के। शौकत साहब, पीटीआई की जो प्लानिंग है वो ठीक ठाक हुआ करती थी, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके अपने ही जो पार्टी के पुराने लीडर्स हैं जो कि एक्स हो चुके हैं, जो आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कोई तफरीक पाई जाती है इस वक्त जो लीडरशिप है, क्योंकि ये काफी अरसे से खबरें चल रही हैं। एक मरतबा आप इसको क्लियर क्यों नहीं कर देते कि कोई तफरीक नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है? देखिए, बात सुने, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ ये मसला है कि जो लोग निकलते नहीं है ना और कमरों में बैठ के टीवी में देख के सारी चीजें देखते हैं, वो ये इस तरह की बातें करते हैं। जो लोग ग्राउंड होते हैं, जो लोग मारे खा रहे हैं, जो वो कभी भी मायूस नहीं है, उनको पता है कि क्या होना है। अब एक बंदा आता ही नहीं है जलसे जुलूस में, वो बैठ के अगर वो बात करे, मसला ये नहीं है ना, मसला ये है कि ये पिछले अभी 2 रिसेंट एपिसोड्स के अंदर वर्कर निकला, वर्कर ने मार खाई, 24 घंटे वर्कर ने रेजिस्ट किया अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लीडरशिप नहीं मिली। आपको मालूम है कि आपका वर्कर बहुत नाला नजर आया, हमने तो जितने क्लिप सोशल मीडिया पे देखे।
साहब ये गलत बात है, ये प्रोपेगेंडा है। देखें, ये उस वक्त आईनी तरमीम आ रही थी और ये इमरान खान के इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी MNA सेनेटर जो है वो नहीं आएगा। तो वो सारे लीडरशिप तो वही है, आपको पता है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब MNA है, गौर। तो सर शौकत साहब, ये फिर कैसी प्लानिंग हुई? अगर लीडर नहीं निकलेगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्कर बाहर निकलेगा? यार बात सुने ना, ये तो आप देख रहे हैं ना, हम जो प्लानिंग करते हैं अली अमीन गड्डापुर साहब के हवाले हुआ था और ये कहा गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से कि वो अटक पार भी नहीं आ सकता। हमने अटक पार करके जी चौक पहुँच कर ही बताया, क्योंकि आपको पता है कि बाकी लीडरशिप को पाबंदी थी, इसलिए वो जलसा खत्म करा दिया गया, क्योंकि 2 दिन और 1 रात। ठीक, अच्छा, एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वो है अगर एहतजाज की कॉल आपने जैसे दी है खैबर पख्तूनख्वा, तो जाहिर बात है आपकी वहाँ पे हुकूमत भी है, वहाँ पे आपका वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उस वक्त तक नहीं आ सकता, ऐसा लगता है इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता जब पाकिस्तान की दीगर जगहों से भी वहाँ पे मोबिलाइज ना किया जाए पार्टी को। जैसे सिंध है, कराची है, वहाँ पे आपका वोट बैंक है, लाहौर है, कश्मीर में आपकी हुकूमत रही है, तो आपकी क्या प्लानिंग फिलहाल सिर्फ KP तक महदूद है या नहीं? इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है कि बिटवीन द लाइंस हम लेटर ऑन कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट करें बाकी इलाकों से भी? ऐसा भी कुछ हो सकता है? इंशाल्लाह ये हुकूमत भी हैरान हो जाएगी और आप लोगों को भी हैरानगी होगी। जो प्लानिंग हम कर रहे हैं इंशाल्लाह वो आप देख लेना कि इस दफा हुकूमत जो है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किन किन एयरपोर्टों से भागेंगे, क्योंकि इस बार तो कोई रिलीफ नहीं है, या तो सबको मारेंगे या सबको जेलों में डालेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट को। अच्छा, ये बता दीजिए शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो अब धरना होगा या जलसा होगा, जिस भी तरह से एहतजाज किया जाएगा, आपको लगता है इस तरह से बानी PTI रिहा हो जाएंगे? उनको तो अदालत ने सजा दी है ना? देखें, जो अदालतों की सजाएं हैं या अदालती, वो आपको पता है कि किस अदालत ने क्या सजा दी है और उनका क्या किरदार है, ये सबके सामने है। एक जज जो है यहाँ पे सजा देने के बाद दूसरे दिन जाके वहाँ पे नवाज शरीफ के साथ टिकटॉक बनाता है, वो कौन सा जज हो गया? ये सारी चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा। ये मुल्क है हमारा, ये कोई बनाना रिपब्लिकन नहीं है कि जो मर्जी हो करे। नाजायज मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि नाजायज मुकदमात ना हो। बाकी तो इमरान खान तो वो कर रहा है, वो तो मुकदमे लड़ रहा है, लेकिन नाजायज मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। वन लास्ट थिंग, आपने अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन तहरीक इंसाफ ने नहीं है एहतजाज को लेकर जो उसने अपनाया नहीं है, वेदर इट्स लॉन्ग मार्च, इट्स धरना, इट्स सिविल नाफरमानी, इट्स जेल भरो तहरीक, आपने जितने टर्म्स हमने मुआशरती इल्म में पढ़े थे ना 5वीं की क्लास में, वो सारे आप कर बैठे हैं। इसके बाद अब नया क्या है? क्या नया एक्सपेक्ट करें हम आपसे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा, क्योंकि आपने कहा ना या जेलें भरेंगे, तो जेल भरो कर चुके आप, नहीं भरी जेलें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हमारा टारगेट क्या होता था? हम कहते थे कि जी जाएं, अटक पार जाएं, पंजाब जाएं, लाहौर जाएं, वो हम करके दिखाया। कौन से इन्होंने शेलिंग भी नहीं, वो तो आप जरूर आए, आप हमारे मेहमान बने, हम आपको चाय पिलाएंगे, लेकिन जो एहतजाज की स्ट्रेटजी है उस पर हमें बताएं ना, जो आपके मकसद का उसूल है उस पे स्ट्रेटजी बताएं ना। यही एक मतमली होती है कि कोई ऐसा नहीं होता है कि हम जाके अब बंदूकें लेके मारना शुरू करें। हमने कोई बंदूकें नहीं उठानी है। ये सियासी वर्कर होते हैं और सियासी वर्करों को इस तरह कोई मारता नहीं है जिस तरह ये हुकूमत मार रही है, और ये आइंदा ये अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही है। हमारे लिए तो इन्होंने रास्ता खोल दिया है ना। नहीं, एहतजाज आपका हक है, वो आपको हक मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी तरफ से फ़राइज़ ये है कि मुल्की इमलाक को या मुल्की इदारों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल एहतजाज आपका बहरहाल जमहूरी हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हक आपको आइन देता है। तो थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफ हमारे साथ मौजूद रहे। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने एहतजाज को लेकर क्या सोच रही है? कह रहे हैं बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है और इनको भागने के लिए एयरपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, हुकूमत के हवाले से कम पड़ जाएंगे। चले जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, मजीद टॉपिक्स होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। आपको पता है हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर हर फील्ड का एक टच लेकर आते हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलते दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ढालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बदलते दौर के तकाज़े क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को भी मज़ीद मॉडर्नाइज हम कह सकते हैं करें। तो दौरे जदीद में टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर कई शोबे और फील्ड्स जो हैं वो ऐसी हैं जो जिसमें दुनिया तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन हमारे नौजवान थोड़े कन्फ्यूज नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इतने सवाल करते हैं कौन सी फील्ड का इंतखाब किया जाए।
ये फैसला मुश्किल हो जाता है। बिलखुसूस टेक्नोलॉजी का शोबा दिन ब दिन इसमें ऐसी इनोवेशन हो रही हैं कि आज 5 शोबों की अगर हम मखसूस तौर पर बात करें तो उसमें हमें समझ नहीं आती। खैर, हम इन 5 फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें जहानत है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और इसके अलावा कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक मारूफ टेक्नोलॉजिस्ट मोहम्मद उमर हैं, उनसे हम गाइडलाइन लेने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे हमारे यंगस्टर्स को इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। आयशा, उमर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जिन 5 शोबे हमने गिनवाए हैं, गिने चुने शोबे हैं, बाकी शोबों के बारे में आप बताइए और इनमें से सबसे मकबूल शोबा कौन सा है और क्यों है, और आपको क्या लगता है कि क्यों हमारे नौजवान जो हैं उनको इसमें आना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने का। जैसे आपने जिक्र किया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई मीन डेटा साइंस विच वी आर हेयरिंग एवरीवेयर। आजकल जो टेक्नोलॉजी में बूम आया हुआ है, आप कहीं पर भी जाएं दुनिया के किसी मुल्क में इस टाइम एवरी नेशन इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड एरिया है जिसमें एवरीबडी शुड गेट देमसेल्व्स फेमिलियराइज्ड और उसके अंदर ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स जिसमें डेटा साइंस का आपने जिक्र किया, फिर डेटा इंजीनियरिंग है, एंड देन एवरी वॉक ऑफ लाइफ दैट यू टेक, whether you want to be a pharmacist or you want to be a mechanical engineer or even you want to get into logistics, tech ने उसे overlap कर लिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा डायरेक्टली इस पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमारे यंगस्टर्स की कंफ्यूजन है। पहले तो कंफ्यूजन ये होता था उमर कि हम कंप्यूटर पढ़ें या हम कॉमर्स पढ़ें या हम इंजीनियरिंग पढ़ें या मेडिकल पढ़ें, पहले ये होता था कंप्यूटर एज अ फील्ड देखा जाता था। अब बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर इटसेल्फ बेसिक उसकी पढ़ चुके हैं बेसिक्स, अब उनके लिए फर्दर क्वेश्चन ये है कि हम कंप्यूटर में आगे क्या पढ़ें, व्हाट एक्चुअली इज गोना हेल्प देम इन द फ्यूचर। तो यू बीइंग द एक्सपर्ट, आप क्या रेफर करते हैं खास तौर पे हमारे बच्चों के कैलिबर को देखते हुए, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखते हुए आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप किस जानिब उनको लेके जाना चाहेंगे? जी, एक तो एडवाइस व्हिच आई गिव टू एवरीवन के डू नॉट फॉलो द फैशन। आपके इर्द गिर्द आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं या लोग क्या कर रहे हैं, डू नॉट गेट बॉग डाउन विद दैट। व्हाट एडवाइस टू एवरी चाइल्ड इज कि ट्राई टू फाइंड व्हाट इज इट दैट इंस्पायर्स हिम और हर। उनके अपना रुझान किस तरफ है। अब लेट्स से किसी ने देख लिया कि मेरा रुझान मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या मुझे बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स का बड़ा शौक है, तो उस फील्ड के अंदर टेक की रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे मैंने कहा, तो ट्रेडिशनली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, आप वेरियस मैकेनिकल फिनोमेना फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो फ्यूचर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर है वो ऑफ कोर्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल ट्विनिंग। फॉर एग्जांपल, क्या आपने कंप्यूटर साइंस, एआई, आईओटी के जरिए मैकेनिकल इंजीनियर्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स को डिजिटली रेसिप्रोकेट या उनके ट्विन्स कैसे क्रिएट करने। सो कहने का मतलब ये है कि कीपिंग इन माइंड जो भी आपके रुझान है उसके अलोंग साइड यू नीड टू डेवलप द कंप्यूटर स्किल्स। So regardless of which area you are in, computer skills have gone very important. अच्छा, हाँ, अगर हम now बात करें कि computer skills में आपको क्या चाहिए, so computer skills में जो building blocks हैं वो सबसे पहले तो mathematics है, कि mathematical modeling हो गई, mathematical mindset, that is very important because that is the fundamental of computer programming. Now, if you've developed a strong mathematical mind, regardless कि आपका profession जो भी है, then you start familiarizing yourself with के notable platforms कौन से हैं जिसपे you're able to create these automations. उसमें Python है for example, जो कि अक्सर आजकल I think बच्चों को पढ़ाई भी जानी शुरू कर दी गई है early years में ही। Python is a computer language which is a very sort of relatively easier language than C और जो कि उसके predecessors थे। Which is easier to understand and it's easier to communicate with the computer. So इस तरह के फ्रेमवर्क्स के बारे में अच्छा उमर, ये जो चंद हमने फील्ड्स बताई हैं, एआई होगी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग सॉरी, इन सब के अंदर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आगाज एक ही तरीके से होगा, ये पाइथन जिसके बारे में आप बता रहे हैं यहीं से सीखना शुरू करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, या फिर जो इसके अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? जी नहीं, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो तो ऑफ कोर्स एक कंप्यूटर साइंस की इधर डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा से शुरू करें।
क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफेशन, आने वाले दौर में जिसके पास ये स्किल्स नहीं है वो ऑब्सोलेसेंस या इररेलेवेंस की तरफ चले जाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज्ड विद कंप्यूटर साइंस। अब ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी इज एट द सेम लेवल। अगर आप अर्ली ईयर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने जिक्र किया कि उन्हें अपने मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने चाहिए। पीपल हु हैव डन लेट्स से एफएससी एंड ए लेवल्स और उनका रुझान कंप्यूटर साइंस की तरफ है ऑलरेडी, सो दे शुड परस्यू डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, लेट्स से पीपल हु हैव स्पेंट 10-12 इयर्स इन अ सर्टेन फील्ड, वो भी अपने आप को पिवट डाइवर्सिफाई करें इनटू कंप्यूटर साइंस। सो वेरियस लेवल्स, वेरियस स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, देयर इज अ डिफरेंट रोड मैप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मैसेज इज द सेम, व्हिच इज गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज्ड विद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये तो हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, जो आप इंडिविजुअल्स को हेल्प करने की आप बात कर रहे हैं, उनको उनके लिए एक एडवाइस है, गाइडलाइन है। फॉर द स्टेट, आई मीन फॉर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आई रिमेंबर हमने अगर हम अभी भी हमारा मैट्रिक का सिलेबस देखें ना, तो अब भी उसमें जाके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें पढ़ाया जाता है कि माउस क्या होता है और कीबोर्ड क्या होता है। हम इस कदर ऑब्सोलीट चल रहे हैं। मैं सरकारी सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो आप तो इससे बहुत आगे एडवांस लेवल की बात करें कि जिसमें हम शायद इंट्रोडक्शन टू एआई पढ़ाएं, और वो भी उससे बहुत ही नीचे के दर्जे पे, यानी कि अपने 3-4-5 साल के बच्चे को पढ़ाएं कि ये क्या होता है। तो ओवरऑल इस सिस्टम में कैसे तब्दीली लाई जा सकती है? सिस्टम में क्या चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं या तफवीज़ करते हैं, एडवाइस करते हैं एजुकेशन के अंदर कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, व्हाट टू डू? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली आई मीन तनकीद करनी आसान है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली फ्लॉड है। आई थिंक वी प्रोड्यूस अबाउट 50,000 IT ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, जिसमें से सिर्फ 5% ऐसे हैं, मैं आपको इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री, जो कि सिर्फ 5% हैं जिन्हें जॉब के काबिल होते हैं, एम्प्लॉयबल होते हैं। सो लेट अलोन आप अपने मैट्रिक की बात करें, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स who graduate from IT degrees and computer science degrees. So उसमें important thing is कि आपकी जो industry और academia की collaboration is very important at a macro level. Which means, let's say for example, take an example of US. United States में 90% से ज़्यादा जो research हो रही है, that is being done in the universities. So it's very important कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया की, जिसमें यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं, उनकी आपस में कोलैबोरेशन हो। उसका फायदा ये होगा कि इंडस्ट्री हैज फिंगर ऑन द पल्स, इंडस्ट्री को पता है कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, चैलेंजेस या डिमांड हाई ग्रोथ एरियाज कौन कौन से हैं, और उस ग्रोथ को अगर हम फ्यूल करें यूजिंग let's say students final year projects या उनकी co-ops के internships के तौर पे, so ये it's a win-win scenario for both the domains. हमारी research development भी ज़्यादा होगी और universities में जो students graduate करेंगे उनके पास ज़्यादा ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे स्टूडेंट्स जब अपनी डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं और वो प्रोफेशनल लाइफ में अगर उनको जॉब मिल गई जाते हैं, तो उनको जाकर एहसास होता है कि ये जो करवाया जा रहा है हमसे, इसमें से तो हमें कुछ भी नहीं आता। और मशवरा बड़ा अच्छा उमर ने दिया कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है, बाद ही कोई रिजल्ट्स निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया उमर हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले हैं यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रही होगी, और स्पेशली जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। मैं भी करना चाहूंगा हम्बल एडवाइस वो ये है कि आप सिर्फ अपनी किताबों तक या अपना जो भी आपका सिलेबस है, कुरिकुलम है, उस तक आप महदूद ना रहें। आप उससे निकल के थोड़ा सा रिसर्च करें, देखें दुनिया क्या कर रही है। आई होप आप करते भी आजकल के बच्चे थोड़ा, लेकिन ज्यादा चाहिए। और ये बड़ा अलार्मिंग फिगर है कि आउट ऑफ 50,000 5% ऐसे हैं जो जॉब मार्केट में एम्प्लॉयबल हैं। ये दिस इज वेरी अलार्मिंग। आई होप कि इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आए और अच्छा हो। हम आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। सो अब हम थोड़ा सा इसको हल्का करें, ज्यादा हो गया, टफ हो गया थोड़ा।
बहुत जरूरी है। मेरी सेहत की तरह नासाज हो गए। म्यूजिक का तड़का जो है वो बहुत हो गया है जरूरी। आपको बड़ा पसंद है ना जब मैं कहती हूँ म्यूजिक का तड़का लगाते हैं। मैं वो तड़के की डेफिनेशन मुझे नहीं समझ आती, बिकॉज़ तड़का इज लाइक ना, दाल बनती है तो उसके ऊपर तड़का लगाया जाता है। दाल हम पूरा घंटा बनाते हैं, उसके बाद हम एंड में तड़का लगाते हैं, म्यूजिक का लगाते हैं। चले हमारे आज हमने जिस आर्टिस्ट का इंतखाब आपके लिए किया है, वी आर सो ऑनर्ड कि वो हमारे साथ मौजूद है, बिकॉज चाहे कोई यंग आर्टिस्ट हो या पुराना आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट होता है, उसका आर्ट बहुत वैल्यूएबल होता है। जैसे डिग्री होती है वैसे आर्टिस्ट होता है। तो हमारे साथ आज एक सितार नवाज आर्टिस्ट मौजूद है। वो सितार बजाते हैं और क्या कमाल, जैसे वाकई कह सकते हैं कि जब बजाते हैं तो दिलों के तार छेड़ देते हैं। और उनकी बनाई हुई एक धुन ने तो बहुत ही दीवाना किया लोगों को, वो भी हम उनसे सुनेंगे। मोहम्मद आफिंदी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है। हमारे पास मोन्टाज भी है इस हवाले से, एक अच्छा सुनवाते हैं, जरा सुनिए। सुनते हैं। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाय हाय, ये वो लाइन है जिसने पता नहीं कितने दिलों को धड़काया। और आतिफ असलम ने एक पूरी जनरेशन को इम्प्रेस किया इस लाइन से। लेकिन इसको जब दोबारा से रिक्रिएट किया जुल्फी भाई ने नेस्कैफे बेसमेंट, और उसमें जब ये आफंदी ने धुन बजाई तो बहुत सारे मोबाइल फोन्स की ट्यून बन गई, बहुत सारी कॉलर ट्यून्स पे हमें ये सुनाई दी। बहुत ही कमाल। अब आफंदी यंगस्टर्स के सामने लाइव सितार परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक गिटार, और इनकी एनर्जी बड़ी कमाल होती है। ये कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा कुछ कर रहा हो तो हम उसे इनवाइट न करें। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमने सिर्फ उनसे कुछ बातचीत करेंगे बल्कि उनसे ये ज़बरदस्त किस्म की मेलोडीज सुनेंगे भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आफंदी हमारे साथ मौजूद है लाइव। आफंदी हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कैसे चल रही है ज़िंदगी, क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से, हम न्यूज़ के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी इतनी बिजी रूटीन में इतनी मुश्किल जो एक लाइफ है, इसमें अगर थोड़ा सा भी हमें टाइम मिल सके अपने लिए म्यूजिक के थ्रू तो वो जरूर निकालना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अवंती, सबसे पहले तो हम आपसे सुनेंगे भी जो भी आपने बजाया, लेकिन सबसे पहले मैं बताइए कि लोग सितार बजाते हैं, कब से आपने ये शुरू किया है? क्योंकि कम लोग हैं ना आजकल जो इस तरफ आते हैं। और अगर मैं पूछूं कि इस वक्त आप किस सतह पे, किस लेवल पे बजा रहे हैं, कहाँ कहाँ परफॉर्म करें, थोड़ा सा बताइए हमें। तो सितार, क्योंकि जैसा कि हम सब काफ़ी से वाकिफ़ तो हैं, लेकिन सितार का यूजली नाम सुन के स्पेशली मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं या कह लें जो लोग हैं वो इससे सुन के थोड़ा सा उनके माइंड में आता है कि टिपिकल क्लासिकल गैदरिंग होगी, एंड सितार यूजली उनको समझ नहीं आता उस हवाले से। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें आप इंस्ट्रूमेंट को तो नहीं कह सकते कि आपकी समझ से बाहर है। असल में जो बजाने वाले हैं उनकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि मैंने इस एज में अपनी इस टाइमलाइन में मैंने इस साज को सीखा, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई कनेक्ट करने में इस जो जनरेशन के लोग हैं उनके साथ। तो मेरा ये जो मेन एक मोटो है वो भी यही है कि हम इसको ट्रेंड में ला सके सितार को, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे आसाब के लिए बहुत बेहतर है और एक हमारी एक तहजीब का हिस्सा है जिसको हम दिन ब दिन छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन शौक कहाँ से हुआ? कोई तो एक वजह होती है ना कि मैंने कहीं पर देखा था, किसी टीवी पर सुना था, या मेरे घर में कोई बजाता था। तो आपका ये शौक कहाँ से हुआ सितार सीखने का, और ये जर्नी कैसी रही अभी तक आपकी? मेरी जो जर्नी थी सीखने की, उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे फादर को बहुत शौक़ था चूँकि म्यूज़िक का, और हमारे यहाँ उस तरह से कह लें कि कुछ जो एक फैमिली प्रेशर होता है या उस हवाले से कुछ वजूहत होती हैं, तो पेरेंट्स यूजुअली नहीं करते अपने बच्चों को कि आप म्यूज़िक में जाएं या उस तरह जाएं, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है। आई वॉज़ लकी कि मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया इस मामले में, और उनको खुद क्योंकि शौक़ था तो उन्होंने सीखा था सितार। तो मुझे ऐसे ही शौक में जब मैंने बचपन में छोटे होते उनको बजाते सुना तो इट यूज़ टू फैसिनेट मी ना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। और साउंड एक वैसे ही आपको अट्रैक्ट करता है, तो मैंने शौक में इसको पकड़ा, बजाया थोड़ा सा। अब आई डोंट नो मेरे फादर को क्या जहन में आया होगा, उन्होंने जब मुझे बजाते हुए देखा थोड़ा बहुत, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सितार बनवा दिया। अरे वाह। और वो सितार मेरे लिए बस एक अफंदी साहब, फिर आपने वो सितार ऐसा बजाना शुरू किया
कि उसके बाद फिर वो कहते हैं ना, हम ये तो नहीं कह सकते चरागों में रोशनी ना रही, उसके बाद मतलब बहुत ही कमाल आपने किया। और अब हम बगैर किसी, क्योंकि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, आई एम सॉरी टू कट यू, हम वो मेलोडी सुनना चाहते हैं। आदत की मेलोडी इन्होंने नेस्कैफे बेसमेंट में बजाई, जुल्फी भाई ने उसको रिक्रिएट करवाया से, तब तो बिल्कुल बच्चे से लगते हैं अफंदी, और वो इतना ज़बरदस्त था जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत से दिलों की धड़कन बना। सो विदाउट एनी डिलेज आई वुड लव टू लिसन टू दैट आदत वाली ट्यून ऑन सितार अफंदी। कमाल कमाल, मजा आ गया, छिड़े ना दिलों के तार, पता लगा ना? बिल्कुल छिड़े। और यहाँ पर बैठकर लाइव सुनने से तो और छिड़ गए हैं। कोई और अच्छी सी मेलोडी जरा सुनाए हमारे देखने वालों के लिए। मैं चाहती हूँ कि बस आप बजाते ही रहें। बिल्कुल, इसी स्केल में, सेम स्केल में एक सॉन्ग है बड़ा मज़ेदार, और सितार पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आई एम श्योर के जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको लाइक करेंगे। तो मैं आपको एक दो लाइनें, एक सॉन्ग है बड़ा मज़ेदार, तेरे लिए, अरे वाह, वो मैं सुनाता हूँ आपको। वाओ, सुपर्ब सुपर, इस पे तो क्लैप बनती है भाई, बहुत ही जबरदस्त। सो इम्प्रेसिव यार, आप इतना अच्छा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है, यूजुअली बड़े लोगों से मौसूम किया जाता है ना, वैसे भी बादशाह सुना करते थे, तानसेन, सो यंग, लुक सो गुड, बड़ा एनर्जी अच्छी मिल रही है हमें। अच्छा जी, एक तो वो लोग जो सितार बजाना चाहते हैं, मैं ज़रा इनके हवाले से आपसे मालूमात लेना चाहता हूँ कि अगर वो सीखना चाहें, क्या इजीली अवेलेबल है, कैसे सीखा जा सकता है, कुछ टिप्स तो हमें दें अफंदी क्विकली यंगस्टर्स के लिए। ये सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूँगा इस हवाले से कि जितने भी लोग सितार सीखना चाहते हैं, आप फ़िक्रमंद ना हो, सितार ज़िंदा है अभी पाकिस्तान में, अभी ख़त्म नहीं हुआ, और उसको हमने ही कैरी करना है। मेरा तो यही मिशन है कि हम सितार को जितना ज़्यादा हो सके कर सके। सितार पाकिस्तान में बिल्कुल बनता है, लाहौर में भी इसके वेंडर्स मौजूद हैं, कराची में भी मिल जाता है आपको, और हमें जितना चाहिए अपने कह लें कि जो हमारे पाकिस्तान के आर्टिजन्स हैं, जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए इसमें हर हवाले से, क्योंकि एक डाइंग ट्रेडिशन को ज़िंदा रखे हुए हैं। और सीखने के मामले में मैं आपका खिदमतगार हूँ, मैं ख़ुद क्लासेस इस वक्त प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा इल्म शेयर किया जाता है उतना ज़्यादा बढ़ता है, और अगर हम इसको गेट कीप करते रहेंगे तो इवेंचुअली ये इल्म भी बाकी है। ठीक है अफंदी, मैं ये चाहती हूँ कि जाते जाते ना, अब अफसोस के साथ कहना पड़ा कि वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन जाते जाते कुछ हमें और सुना दे, कोई मिली नगमा हो जो खूबसूरत सा, अगेन हम सुनना चाहेंगे। आपके हाथों का जादू जो है वो दोबारा से चला दें ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मज़ेदार एक मिली नगमा है, जनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, वो सितार पे सुनाऊंगा। अच्छा, जितने भी सॉन्ग्स हैं ये मोस्टली आपने नोट किया होगा ये न्यू सॉन्ग्स हैं। तो ऑब्वियसली जो मेरी ट्रेनिंग है वो तो क्लासिकल की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें न्यू म्यूज़िक सुनाना चाहिए सितार के ज़रिए, ताकि जो यंग जनरेशन है वो इंस्पायर हो सके और वो इससे यू नो कोशिश कर सके इसकी तरफ आने की। तो इस वजह से मैंने जो सिलेक्शन है वो न्यू सॉन्ग्स की रखी है। तो ये मिली नगमा आपकी ज़रूर मैं पेश करूँगा इसका। ज़रूर।
बात है, जबरदस्त, तालियां। Brilliant, brilliant. थैंक यू सो मच। अफंदी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हमारी सुबह को और हमारे देखने वालों की सुबह को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, और जुनून से अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आपको कामयाबी भी मिल जाएगी। हाँ, वो ऐसे है कि वी हैव द प्लेटफॉर्म। एक तो अफंदी इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बट वी सो वांट, आप भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कोई टैलेंट आपके अंदर है किसी भी किस्म का जो आप समझते हैं कि दुनिया के सामने आना चाहिए, वी आर हियर टू प्रमोट इट। आप हमारे सोशल पे जाके हमें एक मैसेज कर दीजिए, हमारे फेसबुक वगैरह पे हमें बताइए कि हमारा नंबर भी डिस्प्ले होता रहता है, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम डेफिनेटली, अगर आपका वो टैलेंट इस काबिल है तो हम डेफिनेटली आपको यहाँ पे बुलाएंगे इंशाल्लाह, और अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आइए, हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें। एग्जैक्टली, और इसके साथ ही एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे जब तक 12 नहीं बजते हैं, तो आपने भी कहीं नहीं जाना। Stay with us. सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। अब हमें बात करनी है रंगों के बारे में। खूबसूरत रंग जो हैं उनके असरात कितने ज़्यादा होते हैं, क्या ये हमारे रवैयों पर, हमारे मिजाज पर, यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को भी मुतासर करते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन इसके बारे में मैंने काफ़ी पहले कुछ पढ़ा था कि रंग जो हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपके मूड पर, बहुत ज़्यादा। स्पेशली आपको याद है जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं खाने के, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हम कह सकते हैं, वो आपको नजर आएगा कि वो कलर कौन से चूज करते हैं, येलो एंड रेड। व्हाई? क्योंकि ये दोनों रंग जो है ना, मेरी रिसर्च के मुताबिक इंड्यूस करते हैं हंगर को। अच्छा, ओके। तो वहां से मुझे लगता है कि वाकई में ये बहुत इसका असर होता है, और इसको एकदम बड़ा साइकोलॉजिकली यूज भी किया जाता है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हो सकता है, वैसे मैंने इस पे सोचा नहीं है, लेकिन अच्छा। एक चीज मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगोस में ये रेड और येलो होता है खाने की चीजों में। स्पेशली एक पाकिस्तानी बड़ा अच्छा ब्रांड आजकल ऊपर आ रहा है काफी फास्ट फूड का, उसका भी येलो है थीम। खैर जी, अच्छा है, हम आज थोड़ी रंगों की सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करते हैं। ये कैसे हमारे अंदर मुख्तलिफ जज्बात पैदा करते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी शख्सियत को लेकर। वी हैव द कलर थेरेपिस्ट हामिद सईद साहब विद अस, उनसे ज़रा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि वो हमें बताएं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम हामिद, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो पहले हमें बताइए कि हमने जितनी डेफिनेशन इसकी बताई है वो किस हद तक ठीक है, आप बीइंग एन एक्सपर्ट कैसे देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कलर्स हमारी शख्सियत के ऊपर, इसके क्या असरात होते हैं कलर्स के? देखें, कलर के ना 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि मेरे ऊपर कलर क्या अच्छा लगता है, यानी आपके ऊपर कलर कौन सा अच्छा लगता है, यानी मेरी स्किन टोन क्या है, मेरा आई कलर क्या है, मेरा हेयर कलर है, कौन से कलर्स मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर कलर अच्छा ही नहीं लगता तो फॉरगेट अबाउट ये जितना भी आप मूड वूड की बात कर रहे हैं सारा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कलर है कहता क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कलर की क्या है, कलर की जो है वो एक मैसेज देता है, तो मैसेज कौन सा है। और तीसरी बात है फिर वो आ जाता है कि कलर जो है वो परसीव कैसे किया जाता है, और उसका मूड पे इफ़ेक्ट क्या है, बिहेवियर पे इफ़ेक्ट क्या है, और जो लोग आपको देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा अमित साहब, ये बताइए कि हम दरअसल इस एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं कि कौन से रंग ऐसे हैं जो हमारे मूड पर असरअंदाज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कौन सा रंग मैं पहनूं जिससे मुझे लगे कि मैं पुरसुकून हूं, या कौन सा ऐसा रंग मैं देखूं जिससे मुझे राहत का एहसास हो। ऑब्वियसली सब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो उसमें कौन से कलर जो हैं वो आपको ऐसा लगता है कि राहत का एहसास दिला सकते हैं? देखें, जो ब्लू कलर है, ब्लू इस बड़ा कामिंग सा कलर है, बल्कि ये जो इतने कूल कलर्स हैं, ब्लू है उसमें आपके जो है वो यू गेट नेवी कलर्स हैं, उसके बाद यू हैव पिंक एंड ऑल दैट कलर्स। तो ये आपके कलर्स जो है ना, ये आपको दे विल मेक यू हैप्पी, यू विल फील हैप्पी। और दूसरी बात ये है कि जब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो जैसे आपने ब्लू कलर पहना हुआ है तो वो उसमें आप पावर भी लगती है, अप्रोचेबिलिटी भी लगती है, यू ऑल्सो लुक अप्रोचेबल। इसमें एक पहलू ये भी है कि ब्लू में सैडनेस का भी एक पार्ट है, ग्लूमी पार्ट भी है। सो बट इस आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके जेस्चर क्या हैं, तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स यू विद दैट। अभी आपने जैसे आप दोनों ने डार्क कलर्स पहने हुए हैं, तो डार्क कलर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पावर को। सो द मोमेंट यू वेयर ब्लैक और डार्कर कलर, यू स्टार्ट फीलिंग मतलब दैट
पावर इनसाइड यू वो इफेक्ट करती है और लोग भी आपको ऐसे ही परसीव करते हैं। अच्छा हामिद साहब, रेड कलर को ना खतरे की घंटी कहा जाता है कि खतरा जहाँ पर है ना वहाँ पे रेड नजर आना शुरू हो जाता है। फिर वो आपको याद है वो बुल जो होती है वो रेड कलर को देखकर बड़ा अटैक करने के लिए दौड़ती है। रेड की सिग्निफिकेंस बताइएगा। रेड की सिग्निफिकेंस देखें, इसकी एक तो जो आपने अभी बताई है वो है कि एग्रेसिव है, एग्रेसिवनेस है उसके अंदर यू नो हॉस्टिलिटी भी है। बट ऑन द अदर हैंड रेड इज़ आल्सो वोन एज ए पावर कलर। रेड टाई है, रेड ड्रेस है। हिलरी क्लिंटन मेरे माइंड में आ रही है, यू नो व्हेन शी वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड शी वाज वेयरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम शी वाज वेयरिंग रेड। तो ख़वातीन के लिए रेड ड्रेस जो है वो यू नो ऑल्दो दैट इट कुड बी सीन द अदर वे but it is also considered power color as well. अच्छा, तो ख़वातीन के हवाले से और कोई स्पेसिफिक टिप रंगों को लेकर, और क्या मौसम के लिहाज से आपको कलर चॉइस चेंज करनी चाहिए? यूजुअली वी कंसिडर व्हेन इट्स समर हम लाइट कलर्स पहने जिसमें पिंक वगैरह के शेड्स आ जाते हैं, बट व्हेन इट्स विंटर्स तो उसमें लोग कहते हैं कि आप डार्क शेड्स पे चले जाएं। लेकिन क्या आपकी शख्सियत के लिहाज से जो कलर्स चलते हैं उनको आप कंटिन्यू करें वेदर इट्स चेंजेस मौसम के लिहाज से, या फिर नहीं आप जब मौसम बदले रंग बदलने कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखें, ऑब्वियसली सीज़न हैज़ अ लॉट टू डू विद इट कि व्हाट यू वेयर, लेकिन ख़वातीन के हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे प्रिंट बहुत पसंद किया जाता है, फ्लावर्स बहुत पसंद किए जाते हैं, प्रिंटेड जो है वो पैटर्न्स जो हैं। तो आई वुड से कि उसमें प्रॉब्लम जो हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं प्रिंटेड में कि यू नो व्हेन आई सी अ वुमन वेयरिंग यू नो लॉट ऑफ प्रिंट, जिसे कहते हैं कि उसने यू नो स्कार्फ भी प्रिंट पहना हुआ है, उसने उसकी शर्ट भी प्रिंट है, शलवार भी प्रिंट है, दुपट्टा प्रिंट है, ऑल दैट। तो देयर सो मेनी कलर्स गोइंग इन इट, यू नो 8-10 कलर चल रहे हैं, 6-7 कलर चल रहे हैं। तो पहला तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है, और दूसरा है कि बड़ा बिजी लगती है, बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि यू नो व्हेन यू लुक एट इट, आई मीन देखिए क्लोथ शुड नॉट शाइन, यू शुड शाइन, मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये है। तो आई वुड से कि यू नो स्पेशली प्रोफेशनली जो ख़वातीन हैं, अब आप देखें कि आपने यू नो एक सॉलिड कलर पहना हुआ है, सो यू नो पीपल कैन पे अटेंशन टू यू एंड योर मैसेज। सो आई वुड से दैट सिंगल कलर सॉलिड कलर। हामिद साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि अब ख़वातीन को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, अब तो बाकायदा इस चीज़ के लिए कलर एनालिसिस होना शुरू हो गया है। हॉलीवुड स्टार से लेकर नॉर्मली स्पेशली कोरिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ख़वातीन जा रही हैं, इस तरह के पार्लर्स बन गए जहाँ पर जाकर वो चेक करवाती हैं कि हमारे लिए कौन से कलर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, कूल टोन ज़्यादा अच्छी हैं या वार्मर टोन ज़्यादा अच्छी हैं। हमें ये बता दीजिए कि कलर्स का इंतखाब जो है वो हमारी ज़िंदगी को सिर्फ कपड़ों के मामले में नहीं, इसके अलावा भी कैसे जो है मुतासर करता है? रंगों का इंतखाब, हमें अपने घर की दीवारें जो हैं वो किस कलर की पेंट करनी चाहिए, कौन सी जो है कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर रहता है, इस मामले में पूछ रही हूँ आपसे। देखिए कलर्स जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे आपका इंटीरियर है, घर का इंटीरियर है, तो लेट्स से आप किचन वगैरह है जो एरिया वो है, यू वांट इट टू बी वेरी वार्म, और आप चाह रही हैं कि उसमें यू नो पीपल शुड फील वेरी कंफर्टेबल देयर, तो उसमें जो वार्मर कलर्स हैं आई थिंक दे आर वेरी गुड इन देयर, और जिसमें येलो है, जिसमें आपके रेड है, और यू नो रेड के इर्द गिर्द जो कलर्स घूमते हैं आई थिंक दे आर वेरी गुड इन दैट। और उसके बाद जब फिर आपकी आ जाती है लिविंग एरिया वगैरह सारा, तो उसमें कूलर कलर्स जो हैं जो ब्लू अंडरटोन के, आई थिंक दे लुक वेरी नाइस यू नो इन दैट एरिया, दैट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि आप अपना लिविंग रूम में इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इसी तरह यू नो यू हैव योर कार, you have car interior, you have your office, you know I meet a lot of people, you know I look at from dressing and color point of view, and sometimes it doesn't make sense। बल्कि मैं आपको ये जो आप जैसे एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि आप डिपेंड करते हैं कि आप कलर को कैरी कैसे करते हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कैरी करने की क्या साइंस है। कुछ लोग कुछ भी पहन लें, वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, कुछ भी पहन ले उन पर जचता है, उन पे अच्छा लगता है। और कुछ बेचारे बहुत ही तगो दो के बाद भी कुछ पहने तो लोगों को लगता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि हुस्न तो सबका कुदरती है, सबको अल्लाह ने अपने तौर पे हसीन ही बनाया है। तो ये कैरी करने की क्या साइंस है जी? कोई टिप दे दें हमें, कैसे कैरी करते हैं कलर्स को? जी, कैरी करने की साइंस ये है कि अगर आप राइट कलर्स पहनते हैं, आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के साथ जो कंपेटेबल है, तो यू कैन ऑलवेज लुक ग्रेट। जो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, यू नो कैरी करते हैं, यू नो यू कैन ऑलवेज सी दैट दे आर वेयरिंग द राइट कलर्स। दूसरी बात है इसमें यू नो एक कलर की सिर्फ बात नहीं है। देखिए आपने कलर राइट पहना हुआ है, फिट जो टेरेबल है,
कॉम्बिनेशन टेरेबल है, how could you carry it? You know, I always say this, the clothing does not carry the man or woman carries the clothing. फिर उसके बाद है कि उसका mental attitude क्या है, how does he feel about himself. बल्कि लोग मेरे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए कि जी मैं क्या पहनूं, मैं शलवार कमीज पहनूं कि ना पहनूं इंटरव्यू पे। मैं कहता हूं देखें, आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए, आपको रियल लगना चाहिए, आपको फोनी नहीं लगना चाहिए, आपको फेक नहीं लगना चाहिए। एंड दैट्स नॉट गोना गिव यू, जैसे आप कैरी नहीं कर रहे हैं उसको। जैसे अभी कल की बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए यू नो यंग मैन आया, तो मैंने देखा वो शलवार कमीज पहने, मैंने कहा तुम शलवार कमीज वाले बंदे हो? कहता हाँ, तो मैं इंटरव्यू के लिए आपके लिए टू पीस सूट पहनना चाह रहा हूँ। मैंने कहा व्हाई? तो आप शलवार कमीज पहने, लेकिन उसको आप प्रॉपर तरीके से पहने, उसके यू नो वेस्ट कोट के साथ या कोट के साथ पहने। आई मीन डोंट वेयर इट लाइक आप सो के उठ के आए हैं। तो यू नो कैरी करने का मतलब जो आप मुझे पूछते हैं वो ये है कि यू नो हाउ यू फील कंफर्टेबल, यू शुड फील कंफर्टेबल इन योर स्किन, and that's what it's all about. चलें, वो ऑन अ लाइटर नोट, हमारे वजीर दाखिला थे मरहूम, अब तो इंतकाल कर रहे, रहमान मलिक साहब। उनकी टाइज बड़ी मशहूर होती थी, अक्सर हम व्हाइल रीडिंग द न्यूज़ उनको डिस्कस करते थे, बड़ी कलरफुल टाइज पहनते थे। तो समटाइम्स आप कंफर्टेबल किसी और चीज़ में होते हैं, बट आंखें आपको कुछ और देखना चाहती हैं। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल पूछ लूँ मैं हामिद साहब से। हामिद साहब, हमारे जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े रंग बिरंगे हमें मफलर पहने हुए नजर आते हैं, उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस है? आपको लगता है वो अच्छे से कैरी कर लेते हैं, या बस ऐसे ही घर से बाहर निकलते हुए मफलर नजर आया, उसको गले में डाला और चल दिए? वो लुई विटॉन के होते हैं, ये लुई विटॉन के होते हैं, बट कलर्स उसकी सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है। मेरा ख्याल है उसमें कोई राइम रिदम नहीं होती, जो आपने लास्ट कहा है कि यू नो दे जस्ट पिक्ड इट अप एंड। लेकिन वो रहमान मलिक साहब के बारे में एक बात कहूँगा कि वो आपने जो बात की, आई ऑलवेज गिव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस देयर कि उनमें प्रॉब्लम एक्चुअली अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, उनके प्रॉब्लम टाई और पॉकेट्स में नहीं थे कि मैचिंग थे, टाई भी है और पॉकेट्स के भी। जब बड़ी वास्ट कलेक्शन जिसे कहते हैं ना कंट्राइव्ड लुक में आते हैं, तो आई थिंक चले ये देखें ना, आप सियासत के अलावा भी किसी वजह से मलिक साहब हमें याद रह गए। अच्छा, शेख साहब के मफलर के बारे में, वो जो उनका एक रेड कलर का मफलर होता है, उसके बारे में आपका कमेंट जल्दी से ऐड कर दें। जी, वो देखें ना, उन्होंने शलवार कमीज पहनी तो रेड टाई तो नहीं पहनेंगे, तो रेड मफलर पहन के आ जाते हैं। तो आई थिंक इसके लिटिल पावर लुक देयर, बट चलें, अच्छा ऐड किया आपने, थैंक यू सो मच। मैंने गलती से एक अपने शो पे पहन लिया था रेड मफलर, उसके बाद बहुत मुझे शेख रशीद कहना शुरू कर दिया, यानी कि इस हद तक सिग्नेचर स्टाइल है शेख साहब, सिग्नेचर स्टाइल है, कोई उनके पास कॉपीराइट्स हैं इस चीज के, कोई और रेड कलर का करता है तो वो उस तरह के, वो उससे लगता है कि शेख साहब बैठे हैं। बहरहाल जी, हामिद सईद हमारे साथ मौजूद थे, और रेड कलर नहीं बल्कि तमाम कलर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कलर्स किस तरह से आपके मिजाज को, आपकी शख्सियत को, आपके इर्द गिर्द को भी हम कह सकते हैं अफेक्ट करता है। अब हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम गुफ्तगू करेंगे एक और अहम मौजू पे, इनफैक्ट एक तंजीम के हवाले से, जिसके बारे में जो 2008 से पाकिस्तान में जो स्पेशल पीपल हैं उनके लिए, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए काम कर रही है, और ये तंजीम है नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद पीपल्स विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि ये इस तंजीम के आपके नाम से समझ आ रहा होगा कि इनका जो बुनियादी मकसद है ऐसे स्पेशल अफराद की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके रोज़गार के लिए काम करना है, और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज इनको बुलाना बहुत ज़रूरी है अपने इस शो के अंदर। इनका मकसद ये है कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जिसमें खुसूसी अफराद जो हैं उनको मसावी मौक़े भी मैसर हों, उनके मसावी हुकूक भी हों, और ये इदारा अभी नहीं, कई इदारों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के अंदर काम करता है, as the name says। एग्जैक्टली। तो उसी पर बात करने के लिए कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं स्पेशल पीपल के लिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं नाउ पीडीपी के बोर्ड ऑफ एडवाइज़र सलमान नवीद खान साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि SCNIC, ये आप लोग स्पेशल, आपका ये प्रोजेक्ट है खुसूसी अफराद के लिए, इसके बारे में ये बताएं। स्पेशल CNIC है ये किस तरह से डिफरेंट है जनरल CNIC से? तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नादरा जो शनाख्ती कार्ड हमें इशू करते हैं, उनके अंदर वो लोग जो माजूर हों या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए एक SCNIC इशू होता है। इस वक्त तकरीबन कुछ 6 लाख से ज़ायद लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास SC शनाख्ती कार्ड है जो नादरा ने इशू किया हुआ है, मगर 2 करोड़ लोग हमारी पॉपुलेशन में ऐसे हैं जो इस वक्त माजूर हैं या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं। इस वक्त कुछ 6 लाख से कुछ ज़्यादा, तो बहुत कम नंबर, बहुत कम। इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ये बहुत अहम मौजू है। हमारी जो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी अपनी
ज़ाती उस पर, वो मुनस्सर है आपके शनाख्ती कार्ड पे। शनाख्ती कार्ड बनेगा तो पासपोर्ट बनेगा, शनाख्ती कार्ड बनेगा तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगी। अब हमारे पास आपकी एग्जिस्टेंस होगी, आपकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल एक रिकग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस होगी। एक जो शनाख्त नाउ पीडीपी का एक बहुत अहम पिलर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। 15,000 से ज़ायद इस वक्त लोग ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली शनाख्ती कार्ड के हुसूल के अंदर उनकी मदद कर सकते हैं। नादरा की वैन्स को वहाँ पे बुला के और स्टेशन करवा के लोगों के लिए। जो चैलेंज इस वक्त एक बहुत बड़ा शनाख्त के अंदर ये भी है कि हम जिस तरह से माजूरी के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, आप मीडिया में हैं, आप ज़्यादा लफाजी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, मगर हम अभी भी पाकिस्तान में माजूरी का शिकार इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये माजूर हैं। शिकार इस तरह से जैसे कि वो एक डिफरेंस, और दूसरा कि उनको हम हमदर्दी के हम सिर्फ उनको हमदर्दी के नाते उनको देखें या उनके साथ सिंपथी करें जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक माशरे का हिस्सा है, हमारी तरह ही है। और मैं यहाँ पे एडवांटेज लेते हुए उर्दू में फिर भी कुछ महज़ब अल्फाज मौजूद हैं। हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है जैसे पंजाबी है उसमें बहुत ही ऐसे अल्फाज हैं जो कि नॉर्मली बोले जाते हैं बट वो बहुत ऑकवर्ड हैं उस शख्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी माजूर शख्स के लिए। बिल्कुल। और ये जो लफाजी है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताती है कि चैलेंजेस आगे किस तरह के हैं। नाउ पीडीपी ने इसके अंदर जो काम किया उसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ ये थी कि अगर आप माजूर हैं तो 5 या 6 मुख्तलिफ सरकारी इदारों के पास आपको जाना पड़ता था, खुद जाके सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते थे ये बताने के लिए कि आप माजूर हैं। फिर आप नादरा के पास जाते थे अपना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए। अब नादरा ने उस प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है, मगर उसके बावजूद बहुत पाकिस्तान के अंदर ऐसे अजला मौजूद हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं हैं कि आप जाएं और जाके। मैं क्विकली क्योंकि टाइम कम है, ऑपरेशन बना दिया ये जो आईडी कार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फवाइद क्या है, क्या उस पर भी कोई बात हुई है? बैक एंड प्लानिंग क्या है इसकी? जी बैक एंड प्लानिंग मैं उसको इस तरह से आपके साथ शेयर करता हूँ कि नाउ पीडीपी ने स्टेट बैंक के साथ मिलके कुछ साल पहले सारे बैंक पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं उनके अंदर ये वन विंडो ऑपरेशन खोला, उनको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की कि जो माजूर लोग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो जो बैंक की ब्रांचेस हैं वहाँ तक पहुँच रसाई भी हासिल हो। शनाख्ती कार्ड अगर होगा तो बाकी काम आपके सारे होंगे, आपकी तालीम, आपका हुनर, जो नाउ पीडीपी जिनके अंदर काम करता है उन लोगों के साथ, माजूर लोगों के साथ, ये उसी वक्त पॉसिबल है और ख़ुद मुख्तारी उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो। अंडरस्टूड। यानी कि जिस तरह से हमारे लिए जो नॉर्मल है जिनको कोई माजूरी नहीं है उनके लिए एक आईडी कार्ड ज़रूरी है, इसी तरह से ये उनका आईडी कार्ड है। आप उनको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं कि एक वन विंडो ऑपरेशन के अंदर डिफरेंट इदारे जो हैं वो कोलैबोरेट करके उनके लिए आसानी हो जाए। ये बताइए कि आप अभी तक कहाँ पर ये वन विंडो ऑपरेशन जो है कर चुके हैं? पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में या एरियाज़ में किया जा चुका है? तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत अजला हैं जहाँ पे डायरेक्टली नाउ पीडीपी काम कर चुकी है। कराची से ये सफ़र शुरू हुआ था 2008 में। उसके बाद सिंध के भी अब 5 शहरों के अंदर ये बहुत रेगुलरली ये काम हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, लाहौर के अंदर हो रहा है, मगर उसके साथ साथ नादरा के साथ मिल के, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवोकेसी भी की, उनकी हेल्प भी की, तो नादरा अब खुद बजाते खुद इस प्रोग्राम को एक्सपैंड कर रहा है। चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि हम खुद माशरे होने के नाते वो लोग जो माजूर नहीं हैं वो इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और कितना टाइम देते हैं इस बात को सामने लेके आने के लिए, क्योंकि अगर उनके पास शनाख्त होगी तो वो जहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है वो डिस्काउंट ले सकेंगे। जहाँ पाकिस्तान को ये पता लगेगा कि कितने लोग कहाँ पे माजूर हैं। इस वक्त आप किसी भी सियासी जमात से पूछें या सियासतदान से पूछें तो उनको ये तो पता है कि उनके हल्के में वोटर कितना है, जी ऐसे ही किसने उनको वोट डाला। बहुत अहम बात है, बहुत अहम। और वो हमें पता कैसे लगता है कि वो शनाख्ती कार्ड के नंबर से पता लगता है कि नादरा ने उस हल्के में कितने शनाख्ती कार्ड इशू किए हैं। जिनको नहीं इशू किए वो वोटर नहीं है। वोटर नहीं है वो तो फिर हमारे सेंसस में भी नहीं आते वो और सेंसस के अंदर भी हमारे यहाँ इतना अंडर रिपोर्ट होता है ये डेटा, क्योंकि माजूरी को जैसे आपने कहा बेचारे छुपाते भी तो हैं, वो
छुपाते को देखते हैं, वो बिल्कुल लोग छुपाते भी हैं, मगर माशरा क्योंकि बजाते खुद इस इशू के बारे में बात करने से घबराता है, तो और इसको अभी भी हम बहुत सारे टैबूज के साथ इसको लिंक, तो लोगों के घरों के अंदर फिर वो बात उसी तरह से जाती है। अच्छा, इसको ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि हम सोशली इसको इतना डिस्कस करें, बार बार डिस्कस करें, एज अ प्राइड डिस्कस करें। अगर आपको अल्लाह ने कोई नेचुरली ऐसी कोई डिसेबिलिटी है या हो गई है तो आप उसको कमजोरी ना बनाएं और लोग उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उसको कमजोरी समझें। एक माशरे के अंदर इस कल्चर को लाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? क्या स्टेट का ज़्यादा रोल है, हमारा इंडिविजुअल ज़्यादा रोल है, हमारे तालीमी इदारों का रोल है, मजहबी इदारों का रोल है? इस पर ज़रा बताइए हमें। तो हर तरह से जी, जो आपने लिस्ट बताई है सबका रोल और किरदार है इसके अंदर। सरकार का तो बहुत ज़्यादा है, मगर उसके साथ साथ मीडिया के अंदर हमारे पास टीवी ड्रामे है, हमारे पास एंटरटेनमेंट है, हमारे पास न्यूज़ है। कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें नज़र आते हों सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग शो से लेके लेट नाइट 11 बजे तक के शो में, जिसके अंदर मेन स्ट्रीम में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। वो सिर्फ उस वक्त बुलाए जाते हैं या उस वक्त उनको बिठाया जाता है जब उस इशू पे बात हो। अदरवाइज ना वो एक्टर है, आपको कोई एक्टर किसी ड्रामा के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो मेन स्ट्रीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे माशरे का एक नॉर्मल हिस्सा है। वो जब तक लोगों के जहनों में बात बैठेगी नहीं, उस वक्त तक जो हम आगे एक्शन करना चाहते हैं एज अ कंट्री, वो बड़ा नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल मैं किस तरह से किरदार अदा कर सकती हूँ किसी भी रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी भी माजूर अफराद की? हाँ जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। नाउ पीडीपी ने अपनी एक हेल्पलाइन स्टार्ट की हुई है, 111 नाउ पीडीपी के, आप वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं और अपने इलाके के अंदर, अपने एरिया के अंदर अगर कोई भी काम आप वॉलंटियर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों फलाही इदारे हैं सरकार के अलावा जो डिसेबिलिटीज़ की डोमेन में काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ें मीडिया के अंदर, मैं ख़ास तौर पे क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक़ इससे है, कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें अपनी डिक्शनरी से डिलीट करने चाहिए? आज भी हम डेफ एंड डम्ब की टर्म बजट से लेके पागल खाने की टर्म बजट से लेके हर तरह तक बोर्ड्स तक हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपको लगता है कि दे शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड। एक जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम माजूर या पर्सन विद डिसेबिलिटी को इस्तेमाल आम फहम इस्तेमाल करें, ताकि बाकी जितनी भी हमारी लफाजी है वो किसी तरह से ओवरटेक हो जाए। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के जहन के अंदर ये बैठेगा। वो बैठेगा तो हमें जो शनाख्त की उनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी होगी, तालीम की उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी होगी, और उसके साथ साथ जो उनको हुनर चाहिए, जो उनको खुद मुख्तारी चाहिए, वो सब कुछ उसके साथ मुंसलिक है। ठीक है, ठीक है। इन द एंड एनी स्पेसिफिक सजेशन, एनी स्पेसिफिक मैसेज दैट यू हैव इन योर माइंड, खास तौर पे वो लोग जो आपको देख रहे हैं, द पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, माजूर अफराद जिनको आप जैसी NGOs नहीं पहुँच पाती डायरेक्टली या चाहिए उनको, एनी मैसेज दैट यू लाइक टू कन्वे? एक ही मैसेज है जी कि मेन स्ट्रीम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिसेबिलिटीज़ को सिर्फ डिसेबिलिटी उन लोगों को ओनली एज डिसेबल्ड ना देखें। जैसे हम सब जो यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारी और भी बहुत सारी काबिलियतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अल्लाह मियाँ ने मौका दिया। बहुत अच्छी बात। डिसेबल्ड लोगों को सिर्फ उस वक्त ना हम एंगेज करें जब हमने डिसेबिलिटी पे बात करनी है, मगर उन लोगों में से अकाउंटेंट्स ढूंढें, उनमें से लॉयर्स ढूंढें जो अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, और उनके साथ लॉ के ऊपर और अकाउंटेंसी के ऊपर बात करें, ना कि उनकी सिर्फ डिसेबिलिटी पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जॉन हॉपकिंस की कितनी अच्छी एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पीपल्स हैं इन द वर्ल्ड जिनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा चीज़ों में एबल नहीं बनाया, बट उन्होंने दुनिया में कमाल किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त भाई ऐसा ये होना चाहिए, काम कर रहे हैं और अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। और हमें एज अ कल्चर इसको लेके जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको न सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए, उनको खुद से बेहतर और बरतर समझना चाहिए कि वो अपनी किसी ऐसी डिसेबिलिटी के साथ भी दुनिया में माशरे में परफॉर्म करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके साथ ही वक्त जो है वो भी हमारे प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि अभी और बात भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो है ना मजीद हम आज के उसको मुझे तो बर्दाश्त करने का शुक्रिया विद दिस बीमारी। आई होप आपको आज का शो भी मेरा भी शुक्रिया अदा करें। आपका भी शुक्रिया, आपने भी बर्दाश्त। नहीं, आप यू वर अ गुड स्पोर्ट। बड़ा अच्छा इन्होंने अपने बीमार होने के बावजूद 2 घंटे हमारा जो है ना वो साथ दिया है। तो वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हम करेंगे कल, कुछ मजीद अहम टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, म्यूजिक का तड़का भी होगा। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।